प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे चुंबकत्व एवं द्रव्य का अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको फिजिक्स की सभी वीडियो क्रमशः मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अक्षीय स्थिति होता क्या चीज़ है। ठीक, तो इसको हम एक बार और पढ़ चुके हैं विद्युत में, ठीक, विभव में भी पढ़े थे। तो विद्युत में हम जिस तरह से पढ़े थे सेम टू सेम इसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक, सेम उसी प्रकार इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो अक्षीय स्थिति, अक्षीय मतलब हम क्या करेंगे, चुंबक के अक्ष पर, ठीक। तो चुंबक का अक्ष क्या होता है, ये होता है, ठीक, ध्यान दीजिए। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, अक्ष कहते हैं। तो चुंबक के अक्ष पर क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, ठीक। तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या करते हैं हम, इसके अक्ष पर इस अक्ष को बढ़ा के, ठीक, इस अक्ष को बढ़ा के हम यहाँ पे एक बिंदु पी लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, मतलब चुंबक के अक्ष को बढ़ा के वहाँ पे एक बिंदु पी लेते हैं जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात B का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इस अक्ष को बढ़ा दिए तो हम क्या करेंगे, अब इसके मध्य बिंदु O से, मतलब यहाँ से, ठीक, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक, ये जो बिंदु P है उसके बीच की दूरी ले लेते हैं हम R। तो चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है और बिंदु P पर ही हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम N ध्रुव लिए हैं और इसको लिए हैं हम S ध्रुव। तो हम क्या करते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे मैं N ध्रुव की कल्पना करता हूँ, ठीक, बिंदु P पर एक N ध्रुव की कल्पना करता हूँ। तो ये N ध्रुव है और ये भी N ध्रुव है। तो N और N क्या होते हैं, सजातीय है। तो सजातीय क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। तो इस N के कारण ये N क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकलेगा B1, ठीक। क्या लेते हैं हम, इसको B1 ले लेते हैं। अब इसी तरह से, ठीक, इस रेखा को और बढ़ा दीजिए आप यहाँ तक। इसी तरह से देखिए N के कारण ये N प्रतिकर्षित हुआ तो इस N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा B1। अब S के कारण ये N क्या होगा, S और N दोनों अलग अलग हैं। तो विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये S क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, मतलब इस तरह से ये आकर्षित होगा, ठीक। तो S के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा B2। समझ आया आपको। बिंदु P पर हम N ध्रुव की कल्पना करते हैं। तो N और N क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो इस N के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 और S के साथ क्या होगा, ये आकर्षित होगा। तो S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगा B2, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये चित्र कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति का परिभाषा लिखेंगे। हाँ, तो चलिए परिभाषा लिखिए अक्षीय स्थिति का। चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं। इसे गॉस की A स्थिति भी कहते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ हमारा परिभाषा। परिभाषा बहुत आसान है। चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर कोई बिंदु भी स्थित है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसे चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहते हैं और इसे हम गॉस की A स्थिति भी कहते हैं, ठीक। तो ये तो हुआ आपका परिभाषा, ठीक, अक्षीय स्थिति का। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चित्र का वर्णन, मतलब चित्र के बारे में हम बता देते हैं। तो चलिए चित्र का वर्णन करिए। तो चलिए वर्णन में लिखेंगे, छोटा सा लिखाऊंगा बहुत ही शॉर्ट में, ठीक, और बहुत ही आसान भाषा में। तो लिखिए, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। इतना ही लिखेंगे। एक बार मिला लेंगे। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। ये तो हुआ इसका वर्णन।
अब निकाल लेते हैं हम इसका व्यंजक, ठीक, डेरिवेशन, व्यंजक। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखना चाहिए लेकिन मैं ऊपर से लिख रहा हूँ क्योंकि ये जगह बचेगा। उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव n के कारण, उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। उत्तरी ध्रुव n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्तरी ध्रुव n के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B1, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 इक्वल टू होगा, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पिछले वीडियो में हम इसको पढ़े थे, ठीक। तो ये होता है μ0/4 पाई, ठीक, और m/r का स्क्वायर। तो देखिए किसके लिए निकाल रहे हैं हम, n के कारण बिंदु P पर, ठीक। तो n और P के बीच की दूरी आपको पता है क्या, देखिए नहीं पता है आपको पता है O से P के बीच की दूरी और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। तो इसके बीच की दूरी पता नहीं है, इसलिए हम r की जगह लिखेंगे np का स्क्वायर, ठीक। और इसे दे देता हूँ मैं समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, ठीक, यही होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पिछला वीडियो देखिए, वहाँ पे हम एकांक उत्तरी ध्रुव लेते हैं तो एक ध्रुव को हटाते हैं तो एक ध्रुव बचता है m, ठीक। अब हम क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से np का मान निकालेंगे। तो चित्र से टोटल चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2l है। यहाँ से हम अलग अलग भाग में बांटेंगे, OS और एक होगा ON। तो इसकी लंबाई होगा L और इसकी लंबाई होगा L, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी L होगा और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी L। तो हमको चाहिए NP, तो चित्र से हम NP का मान निकालेंगे। NP बराबर क्या होगा, NP बराबर देखिए NP, ठीक। तो O से P के बीच की दूरी कितना है, R है, O से P के बीच की दूरी R, और हमको चाहिए ये है ना NP, देखिए यहाँ पे N है और ये यहाँ पे P है। तो हमको चाहिए इस बीच की दूरी और यहाँ के बीच की दूरी चाहिए, तो हमको क्या करने पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। मतलब ये टोटल R है, R से हमको इसको काटना पड़ेगा, ठीक, इसको। तो इधर के बीच की दूरी क्या है, इधर के बीच की दूरी है देखिए O से N के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है ये L। तो क्या करेंगे हम, R से इस भाग को हटाएंगे अर्थात L को हटा देंगे। तो R से जब हम L को हटाएंगे तो बचेगा हमारा इतना, और ये है हमारा NP, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं NP बराबर R माइनस L, ठीक। R में हम L को माइनस कर दिए। अब NP का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा B1 इक्वल टू μ0/4 पाई, और ये होगा m/NP की जगह रखेंगे R माइनस L का स्क्वायर, ठीक। इसको समीकरण 1 मत दीजिए, इसको दीजिए अब समीकरण 1। अब आगे देखिए, इसके बाद इसी तरह से हम S ध्रुव के कारण क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो दक्षिणी ध्रुव S के कारण, दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2, ठीक। दक्षिणी ध्रुव S के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B2, ठीक। तो B2, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई m/, यहाँ पे S के कारण तो ये होगा SP का स्क्वायर, ठीक। अब फिर हम क्या करेंगे, पुनः चित्र से SP का मान निकालेंगे। पुनः हम चित्र से SP बराबर क्या होगा, देखिए इस बार अब P से हम O तक आएंगे, ठीक। P से हम O तक आएंगे तो इसके बीच की दूरी है R। अब O से हम कहाँ तक जाएंगे, S तक जाएंगे, तो इसके O से S तक जाएंगे तो इसके लिए है ये L। अब ये टोटल R है और R में जब हम L को जोड़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे P से S तक, ठीक। तो
पी एस के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ तक l, तो ये हो जाएगा r प्लस एल। ठीक, r प्लस एल। अब इसमें से मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। ठीक, इस समझ आ गया होगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। एस पी का मान पुनः हम इसमें रख देते हैं, तो ये मिलेगा हमें B2 बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और ये होगा m/r/l का स्क्वायर। इसे दे देते हैं हम समीकरण 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व 2 देने के बाद यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे B1 और B2, देखिए दोनों B1 और B2 इस एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा रेखा है और दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो B1 और B2 एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं और वो भी विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे B1 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, B1 जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा B2 की तुलना में। तो चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान B2 की तुलना में बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप हिंदी में लिख लेना, मैं लिख दिया हूँ। देखिए B1 और B2 एक ही रेखा में, ठीक, B1 व B2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा ठीक B1 क्या होगा, B2 से बड़ा होगा, B1 ग्रेटर देन B2। ठीक, तथा B1 ग्रेटर देन B2। अतः चुंबक के कारण परिणामी तीव्रता, अतः हम डायरेक्ट लिख देता हूँ परिणामी तीव्रता। अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा, देखिए B। ठीक, B मतलब परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पे हम B1 को बड़ा माने हैं और B2 को छोटा माने हैं, तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो B1 क्या होगा, बड़ा होगा, और B2 को क्या करेंगे, हम उसमें माइनस करेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से B1 व B2 का मान हम इसमें रखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक, चलिए मान रख दीजिए। तो B इक्वल टू मिलेगा, B1 का मान देखिए μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, μ0 या फिर μ0 अपॉन 4 पाई m/r माइनस एल का स्क्वायर, फिर ये माइनस। B2 का मान देखिए यहाँ पे m अपॉन ये वाला, ठीक, तो ये है μ0 अपॉन 4 पाई और m/r प्लस एल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से μ0 अपॉन 4 पाई और m को दोनों से क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो B इक्वल टू मिलेगा हमें μ0 अपॉन 4 पाई और ये निकलेगा, ये m निकलेगा। हाँ, तो जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा r माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, r माइनस एल का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, माइनस, यहाँ पे बचेगा ये 1 और ये होगा r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको हल करिए। अब ये B इक्वल टू हमें मिलेगा μ0 अपॉन 4 पाई। ठीक, r प्लस एल और r माइनस एल दोनों का हर अलग अलग है, तो इसको हम इसके साथ तिरिया गुणा, इसको इसके साथ, और नीचे नीचे से भी गुणा होगा। ठीक, तो r प्लस एल का इधर कर दिए तो ये होगा r प्लस एल का स्क्वायर। अब r माइनस एल का इधर करेंगे तो ये होगा r माइनस एल का स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, दोनों भी नीचे आपस में गुणा होंगे, तो ये होगा r माइनस एल का स्क्वायर गुणा r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह लगा देता हूँ मैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीजगणित के फार्मूला का उपयोग करेंगे। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ये होता है ए प्लस बी। ठीक, क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ध्यान दीजिए, हाँ, ऊपर में भी हम इसी फार्मूला से बनाएंगे और नीचे को भी हम इसी फार्मूला से ही बनाएंगे। तो ये होगा बी इक्वल टू, ठीक, μ0 अपॉन 4 पाई गुणा, ठीक, ध्यान दीजिए, r प्लस एल को, इस पूरे r प्लस एल को मैं क्या मानूंगा, a मानूंगा, और r माइनस एल को मानूंगा मैं b। तो r प्लस एल को देखिए, r प्लस एल को a मानूंगा तो ये a स्क्वायर होगा, और r माइनस एल को b मानूंगा तो ये b स्क्वायर होगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b a प्लस बी। तो a मैं किसको माना हूँ, a की जगह माना हूँ r प्लस एल, तो होगा a की जगह रखेंगे हम r प्लस एल। ठीक, a माइनस b, ये माइनस, ठीक, और
बी किसको माना हूँ मैं, बी माना हूँ आर माइनस एल को, तो ए और ये होगा आर माइनस एल, ठीक, ये ठीक, ए माइनस बी। अब दूसरा ए प्लस बी, ए फिर हम किसको माने हैं, ए माना हूँ मैं आर प्लस एल को और बी माना हूँ आर माइनस एल को, तो ए प्लस बी, तो होगा ए मतलब आर प्लस एल, फिर प्लस बी मतलब आर माइनस एल, ठीक, ये आर माइनस एल, और बटे में होगा, क्या होगा बटे में, यहाँ पे दोनों स्क्वायर को आप कुछ समय के लिए भूल जाइए, तो ये होगा आर माइनस एल और ये आर प्लस एल, अर्थात ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर माइनस एल आर प्लस एल, तो होगा आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर को मैं छोड़ने के लिए बोला था, इस स्क्वायर को हम पुनः लगा देते हैं, ठीक। थोड़ा सा जगह के कारण यहाँ पे बहुत सारा हो गया, इसको आप समझ जाएंगे। अब इसको चलिए हम हल कर लेते हैं, ठीक। इस सूत्र को मैं मिटा रहा हूँ, तो ये मिलेगा हमें b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणा, ठीक। यहाँ से देखिए माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो चलिए हल्के कर लेते हैं इसको, r प्लस एल, ठीक, और ये माइनस आर और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये माइनस आर और ये होगा प्लस एल। इधर देखिए ये प्लस एल और माइनस एल कटेंगे, आर और आर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आर और ये आर, तो होगा 2r बटे नीचे वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। थोड़ा सा और बच्चे हैं, b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक। यहाँ से देखिए क्या कटेगा, r से r कटेगा, l और l को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा 2l इंटू ये होगा 2r बटे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे स्मॉल m को छोड़ते आ रहा हूँ क्या यहाँ से, इसके बाद मैं m नहीं लिखा हूँ तो इसके साथ लिख देता हूँ, चलिए इस m को यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं तो म्यू 0 के साथ लिख देते हैं, म्यू 0 इंटू एम, ठीक। ये भी होगा म्यू 0 और ये m, ठीक। यहाँ पे भी होगा म्यू 0 और ये m, ठीक। अब देखिए इसको, यहाँ से हम क्या जानते हैं, m इंटू 2l, m इंटू 2l का मान क्या होता है, कैपिटल M, और कैपिटल M को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो कैपिटल M का मान होता है m इंटू 2l। यहाँ पे बगल में लिख लेना आप कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल M, ठीक। जगह के कारण परेशानी हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, ठीक। अपने कापी में आप यहाँ पे बगल में लिखेंगे, तो चलिए हल करिए इसको, b इक्वल टू होगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई, m इंटू 2l की जगह क्या रखेंगे हम, कैपिटल M, कैपिटल M को मैं 2 और r के बीच में लिखूँगा, तो होगा 2m और ये r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद चुंबक को हम क्या करते हैं, यदि चुंबक अत्यंत छोटा हो, ठीक, यदि ये जो चुंबक है वो बहुत ही छोटा हो, जैसे कि देखिए हम चुंबक को बहुत ही छोटा कर लेते हैं, तो ये चुंबक मान लीजिए इतना छोटा होता है, ठीक, ये इतना छोटा, तो इसका जो 2l है वो 2l मतलब देखिए बीच का मतलब ये भाग l होता है और ये भाग भी l होता है, तो l और यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु p है, तो p की तुलना में ये l क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं यदि चुंबक छोटा हो, चुंबक छोटा हो, जब चुंबक छोटा होगा तो L का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा R की तुलना में, तो इसको हम लिख सकते हैं L लेस देन R, अर्थात L का मान बहुत ही छोटा है R की तुलना में, ठीक। 2 बार लेस देन लिए हैं तो हम क्या करेंगे, ऊपर में इसको आप समीकरण देना चाहते हैं तो समीकरण 3 दे दीजिए। अब समीकरण 3 में हम L की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ ले लीजिए L बराबर 0, समीकरण 3 में L बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो B इक्वल टू मिलेगा हमें म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ठीक, 2m और ये r बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l की जगह लेंगे हम 0, ठीक, और ये जो स्क्वायर है वो इस तरह से होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक। अब इसको मैं क्या करूँ, यहाँ इस चुंबक को मिटा के बना दूँ यहाँ पे, ठीक,
इसके बाद, ठीक, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद को जो 2 स्टेप है उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, b इक्वल टू मिलेगा μ0/4 और 2mr बट्टी, ठीक, ध्यान दीजिए ये r का स्क्वायर है, 0 को हम छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, इस स्क्वायर में आएगा, तो r स्क्वायर मतलब दोनों स्क्वायर गुणा होंगे, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा, तो ये होगा r के घात में 4। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, μ0/4, एक r से एक r कटेगा तो होगा 2m बट्टी r का क्यूब, ठीक। तो अक्षीय स्थिति का व्यंजक आपको यहाँ तक निकालना पड़ेगा, ठीक। इसका मात्रक आप लगा सकते हो टेस्ला, क्या लगा सकते हैं, टेस्ला, ठीक। तो इस तरह से हमारा अक्षीय स्थिति का व्यंजक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे शिकायत कर चुके हैं कि सर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो हो सके तो मैं आपको अब सभी व्यंजक में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो चलिए इसमें हम देखेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। एक क्षण चुंबक की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा उसका चुंबकीय आघूर्ण 0.5, ठीक, ए मतलब यहाँ क्षेत्रफल है, 0.5 क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर है। चुंबक के मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक। मतलब ये हमको चुंबक दिया हुआ है, मतलब ये चुंबक है, ठीक। चुंबक की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, अर्थात चुंबक की लंबाई हम लेते हैं 2l, ठीक। तो 2l की लंबाई होगा 5 सेंटीमीटर, कितना होगा 2l की लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब चुंबकीय आघूर्ण मतलब वो कैपिटल M का मान है, ठीक। मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से, ठीक, मतलब R का मान क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इसको हल, ठीक। क्या क्या दिया है देखिए, दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं चुंबक की लंबाई, ठीक, लंबाई अर्थात प्रभावकारी लंबाई होगा, ठीक। 2l का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, क्या होता है 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1/100 मीटर, अर्थात 100 को हम 10 के घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणा 10 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा तो होगा 10 के घात 2 -2 मीटर, ठीक। 1/100 है, 100 को लिखेंगे 10 के घात 2, ऊपर जाएगा तो होगा 10 के घात -2, ठीक। तो चलिए देखिए सेंटीमीटर की जगह क्या रखेंगे हम, 10 के घात -2 मीटर, तो 5 10 के घात -2 मीटर, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ पे, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण मतलब कैपिटल M का मान 0.5 ए मीटर स्क्वायर, ए मतलब यहाँ क्षेत्रफल है, और यदि ये ए की जगह A0 होता तो हम उसको पढ़ते 1 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घात -10 मीटर, ठीक। यदि वो रहता तो हम उसको चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे ए का मतलब है क्षेत्रफल, तो हम उसको सिर्फ क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक, तो मीटर ही रहने दीजिए इसको। चुंबक के मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूर, ठीक, तो मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूर मतलब R का मान होगा वो, तो R बराबर होगा 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करिए तो 50 गुणा 10 के घात -2 मीटर होगा, हाँ। चलिए अब अक्षीय स्थिति के लिए हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या निकाले हैं हम अभी, B इक्वल टू निकाले हैं μ0/4, ठीक, 2m/r का क्यूब, ठीक, इसी को निकाले हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 2l का कोई काम नहीं है, ठीक, ये जो दिया हुआ है हमको इसका कोई काम नहीं है, तो जो मान हमको पता है, जो दिया है उसे हम रख देते हैं। तो b इक्वल टू हमें मिलेगा, b इक्वल टू μ0/4, इसका मान होता है 10 के घात -7, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, μ0/4, इसका मान होता है 10 के घात -7, ठीक। तो μ0/4 की जगह रखेंगे 10 के घात में -7 गुणा 2m, 2 तो रहने दीजिए, और कैपिटल M ये है क्या है 0.5 मीटर स्क्वायर, तो 0.5 बस लेंगे, हाँ, इसको नहीं लेंगे। फिर नीचे में होगा R का क्यूब, R का मान है 50 गुणा 10 के घात -2, 50 गुणा 10 के घात -2, और ये होगा क्यूब, ठीक। चलिए अब हल करते हैं इसको हम।
तो ये मिलेगा हमें 10 की घात -7 b इक्वल टू 10 की घात -7 गुणा 2 गुणा, इसको रहने दीजिए, दशमलव को चेंज करेंगे हम, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 लगेगा, तो 2 गुणा 5 होगा। ठीक, ये होगा 2 गुणा 5, क्योंकि 0.5 होगा तो सिर्फ 5 होगा, और दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे में लगेगा 1 10, दशमलव हटेगा तो 1 0 वाला लगेगा, तो ये बनेगा 10। अब इसको हल करिए, 50 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 50 का 3 बार गुणा क्या होता है, 50 गुणा 50 गुणा 50, 1 2 3 0 लगा दीजिए। ठीक, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ठीक, तो 125 और 3 0, 125 और ये 3 0 गुणा 10 के घात -2, तो 3 यहाँ आएगा तो 3 दूनी कितना होगा 6, तो होगा 10 की घात -6। अब हल करते हैं इसको, तो b इक्वल टू मिलेगा हमें 10 की घात -7 और 10 की घात -6। ठीक, काटेंगे तो यहाँ पे 10 की घात 1 बचेगा -1। चलिए इसको हल करते हैं, तो होगा 10 की घात -1 बचेगा, हाँ, और ये होगा 5 दूनी 10। ठीक, तो ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक, ये 5 दूनी 10 से 10 कट जाएगा, और बटे में बचेगा हमारा 1 बटे, ये होगा ठीक 125, और ये 3 0 है, तो 3 0 को हम लिख सकते हैं 10 की घात में 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब 125 को क्या करेंगे हम, मतलब इस एक को काटने के लिए हम ऊपर नीचे 1000 का गुणा करेंगे, तो b इक्वल टू होगा 10 की घात -1 गुणा 1000 का हम ऊपर में गुणा कर देते हैं, और नीचे में भी हम 1000 का गुणा कर देते हैं। ठीक, और ये 125 और ये 10 की घात 3, तो ठीक, अब देखिए ये कट जाएगा, 125 अट्ठे 1000। ठीक, तो 125 अट्ठे 1000, तो ये होगा 8 मिला वहाँ पे हमको, ये 8 मिल गया। ठीक, अब ऊपर में 10 की घात -1 है, 10 की घात -1, अब नीचे में 1 2 3 3 0 और है, तो यहाँ पे घात 3 और बढ़ जाएगा, तो होगा 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक, ये होगा 10 की घात 6, तो हल होगा तो फिर ये होगा ऊपर जाएगा तो ये माइनस बनेगा और इसके साथ जुड़ेगा, तो होगा 10 की घात -7। ठीक, और टेस्ला क्या है, इसका मात्रक है। ठीक, बुक में क्या है, यहाँ तक आंसर लाए हुए हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ तक हल किया हूँ। आप चाहते तो यहाँ तक आपसे जो भी हल होता है उसको कर सकते हो। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करके मुझे बताएँ, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।